नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक पर बात कर रहे हैं। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब की एक समीक्षा है जो ये देखती है कि इसका असर क्या है। क्या ये वाकई सोच बदलने वाली है या फिर एक आकर्षक लेकिन शायद जोखिम भरा सरलीकरण। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा के जरिए किताब के जो मूल विचार हैं, जो उसकी मजबूतियां हैं और हाँ, जो उस पर सवाल उठते हैं, उनको समझें। ताकि इसकी सही जगह पता चले। हाँ, ताकि अंदाजा लगे कि इसकी अहमियत कितनी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या रिच डैड पुअर डैड सच में आर्थिक आजादी की राह दिखाती है या ये बस कुछ अच्छी लगने वाली कहानियां हैं जिनकी जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। दो पिता और दो बिल्कुल अलग सोच। हाँ, ये जो विरोधाभास है ना, यही किताब की जान है। एक तरफ हैं गरीब पिता, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, जो सुरक्षा को महत्व देते थे और मानते थे कि भाई पैसे का मोह बुरी बात है। और दूसरी तरफ अमीर पिता, कम पढ़े लिखे उद्यमी, जिन्होंने पैसे को एक टूल की तरह देखा। बिल्कुल। और उनका मानना था कि पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। तो यहीं से वो फर्क शुरू होता है, कर्मचारी वाली सोच बनाम निवेशक वाली सोच। तो इस निवेशक वाली सोच के मुख्य सिद्धांत क्या हैं जिन पर किताब जोर देती है? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर सिद्धांत तो यही है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छा। बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। यहीं से वो पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय का आइडिया आता है। मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए लगातार खटना ना पड़े। सही। और दूसरा बड़ा पॉइंट है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत। हाँ, जो स्कूल हमें सिखाते नहीं है। बिल्कुल नहीं सिखाते। और इस साक्षरता का कोर क्या है? वो है संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। ठीक है, तो संपत्ति क्या हुई? संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे मान लीजिए किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी है या डिविडेंड देने वाले स्टॉक। ओके। और देनदारी? देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। और यहीं पर कियोसाकी की वो सबसे चौंकाने वाली बात आती है ना? हाँ बिल्कुल। समीक्षा भी बताती है कि कियोसाकी के हिसाब से ज्यादातर लोगों की जो सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है उनका अपना घर, हाँ, वो असल में उनकी सबसे बड़ी देनदारी है। हाँ, क्योंकि वो लगातार पैसा निकालता है, लाता नहीं। ये सोच तो बिल्कुल पारंपरिक सलाह के उलट है। एकदम उलट। इसके अलावा वो आय के स्रोतों को 4 हिस्सों में बांटते हैं, ई, एस, बी और आई। ई मतलब एम्प्लॉय। हाँ, कर्मचारी। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटा बिजनेस। ओके। बी यानी बिग बिजनेस ओनर, जिसके पास एक सिस्टम काम करता हो। और आई मतलब इन्वेस्टर, निवेशक। अच्छा। और उनका कहना है कि असली आर्थिक स्वतंत्रता पानी है तो बाएं तरफ से यानी ई और एस से दाईं तरफ बी और आई में जाना होगा। ए और एस से बी और आई की तरफ। हाँ। और एक और सिद्धांत है, अपने काम से काम रखो या माइंड योर ओन बिजनेस। सही। मतलब अपनी नौकरी करते रहो लेकिन साथ साथ असली संपत्तियां बनाने पर फोकस करो। सुनने में तो ये सब सिद्धांत बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। शायद इसीलिए ये किताब इतनी पॉपुलर भी हुई। हाँ, लगता तो यही है। इसकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं। एक तो ये प्रेरणा देती है, खासकर उन लोगों को जो 9 से 5 की रूटीन से तंग आ चुके हैं। ये पैसे को लेकर जो बनी बनाई सोच है उसको चैलेंज करती है, जैसे घर को देनदारी मानना या फिर अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करके आय बढ़ाने वाली संपत्ति खरीदना। बिल्कुल। और इसकी भाषा बहुत सरल है, कहानियों के जरिए बात समझाई गई है तो आम पाठक भी आसानी से जुड़ जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें चीजों को कुछ ज्यादा ही आसान नहीं बना दिया गया है? समीक्षा में इसकी आलोचनाओं का भी जिक्र है। सही। हाँ, आलोचनाएं भी हैं और काफी गंभीर हैं। आलोचक कहते हैं कि किताब में ठोस मतलब प्रैक्टिकल सलाह की कमी है। क्या करना है ये तो बताया, पर कैसे करना है इस पर जोर कम है। अच्छा। कहानियों की सच्चाई पर भी सवाल उठते हैं, जैसे क्या अमीर पिता सच में थे या एक काल्पनिक किरदार थे। कई सलाह को जोखिम भरा भी माना जाता है, जैसे बिना पूरी समझ के लिवरेज यानी कर्ज लेकर निवेश करना। मतलब उधार के पैसे से खेलना। हाँ, जिससे मुनाफा तो बढ़ सकता है पर नुकसान का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। और ये भी सुना है कि किताब बस एक तरह का, क्या कहते हैं, रास्ता तैयार करती है उनके महंगे सेमिनार और कोचिंग के लिए। ये आलोचना भी बहुत आम है। तो संक्षेप में कहें तो समीक्षा का निचोड़ ये है कि ये किताब उन लोगों के लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है
जो पहली बार फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं। या जो अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति से शायद थोड़े निराश हैं। हाँ, उनके लिए ये सोच बदलने का काम कर सकती है। लेकिन अगर कोई निवेश या प्लानिंग के लिए एक डिटेल्ड प्रैक्टिकल गाइड ढूंढ रहा है तो शायद उसे निराशा हाथ लगे। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड एक सोच बदलने वाली, मोटिवेट करने वाली किताब ज्यादा है, कोई फाइनेंशियल कैसे करें गाइड नहीं। बिल्कुल। इसकी सबसे बड़ी ताकत है पैसे को लेकर हमारा नजरिया बदलना, हमें एक इन्वेस्टर की तरह सोचने पर मजबूर करना। लेकिन वही बात है, ये सरलता कई बार अति सरलीकरण, ओवर सिंप्लीफिकेशन बन जाती है। हाँ, अमीर बनने का रास्ता शायद किताब में दिखाए गए रास्ते से कहीं ज्यादा पेचीदा है। उसमें बहुत बारीकियां हैं। इसे आप दौड़ शुरू करने वाली बंदूक समझ सकते हैं, मंजिल तक पहुंचाने वाला नक्शा नहीं। तो शायद सलाह यही है कि इस किताब को अपनी सोच को चैलेंज करने के लिए पढ़े, पर इससे जो प्रेरणा मिले उसे फिर वास्तविक भरोसेमंद वित्तीय सलाह और रणनीतियों से जोड़ना बहुत जरूरी है। सही। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, हाँ, कि अगर हम कभी उस मुकाम पर पहुंच जाएं जहां पैसा हमारे लिए काम कर रहा हो, तो उस खाली समय का, उस आजाद हुए समय का हम करेंगे क्या? ये सोचने वाली बात है। क्या उसका इस्तेमाल सिर्फ और पैसा बनाने में होगा, या जीवन के कुछ और मायने भी हैं जिन्हें हम खोजना चाहेंगे?